Hey everybody, how are you all? I hope you are doing great. आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. लर्निंग आउटकम्स क्या है इसके, हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, importance of understanding the entity and its environment, meaning, objectives and benefits of internal control, उसके components, whether all controls are relevant to the audit, nature, timing, extent of understanding the relevant controls, risks that require special audit consideration, evaluation of internal control systems, उसके benefits and methods, testing internal control, automated environments, उसके features, risk arising from use of IT systems, types of controls in automated environment, importance of data analytics for audit, internal financial controls, auditors responses to assess risk, and ये सब चीज़ों के practical concepts. So देखो, there are so many outcomes, learning outcomes in this chapter. So definitely इस chapter में से एग्ज़ाम में तो आएगा ही, करेक्ट. मोस्ट प्रोबेबली सारे ही चैप्टर्स में से एग्ज़ाम में आता है, लेकिन दिस चैप्टर इज़ ऑफ इम्पोर्टेंट ए कैटेगरी चैप्टर. ऑलराइट, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क, वेरिएबल्स अफेक्टिंग इट एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. ये दो चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ जस्ट ओवरव्यू ऑफ एंड ये जो एक स्टोरी लाइन है, आई रिकमेंड कि आप लोग ये रीड करो. एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ नहीं आएगा. देखो, अभी पहले कम टू पेज नंबर 3.4 ऑफ योर मॉड्यूल. अगर नहीं तो यू कैन रेफर द स्क्रीन. ओके, ऑडिट रिस्क क्या है. अभी हम लोग ऑडिट रिस्क क्या है वो पढ़ेंगे, उसके कॉम्बिनेशन क्या है ऑडिट रिस्क का हम लोग वो पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग प्रोसीजर्स पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर है तीन चीज़ें. पहला, ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क. तो देखो, ऐसा रिस्क जो ऑडिटर ओपिनियन देता है वो इनअप्रोप्रिएट दे रहा है ना. ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाए किसी रिस्क की वजह से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडिट रिस्क, है ना. व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, तो उसको हम लोग ऑडिट रिस्क बोलेंगे. ऑडिट रिस्क मीन्स द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. यानी क्या कि उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर एंड ट्रू, लेकिन असल में वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, कुछ एरर है उसमें, या तो फ्रॉड है, लेकिन ये ऑडिटर को नहीं डिटेक्ट हो पाया, तो वो क्या हो गया, एक डिटेक्शन रिस्क हो गया. ठीक है, हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे ये आगे. देखो, इट मीन्स दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन. मैंने क्या बोला कि ऑडिटर ने क्या दिया है, एक ओपिनियन दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड, बट लेकिन जबकि वो नहीं है फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड, तो इसको हम लोग ऑडिट रिस्क बोलेंगे कि हमें वो पता ही नहीं चला, है ना, कि एरर था या फ्रॉड था. तो ये काइंड ऑफ एक ऑडिट रिस्क हो जाता है. तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन यानी क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. ठीक है, ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब वो हुआ कि ठीक है, इट मीन्स दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड. यानी एरर या फ्रॉड है, लेकिन फिर भी ऑडिटर को ध्यान में नहीं आया और उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया कि ट्रू एंड फेयर है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये चीज़ है, समझ में आ गया. इन सच अ केस नॉट ओनली रेप्यूटेशन ऑफ ऑडिटर, अभी अगर ऐसे हो जाए तो डेफिनेटली ऑडिटर का जो रेप्यूटेशन है कि अरे इसने तो गलत प्रिडिक्ट कर दिया, या गलत प्रिडिक्ट नहीं बोलेंगे हम लोग, गलत एग्जामिनेशन किया लेकिन इसको समझ में ही नहीं आया कि मिसस्टेटेड थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक रेप्यूटेशन का सवाल आ जाता है यहाँ पे, है ना. बट ही कुड ऑल्सो इन्वाइट रेगुलेटरी एक्शन. तो सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है, तो उस वजह से ध्यान रखना पड़ेगा ऑडिटर को, है ना, कि वो कोई नेग्लिजेंस ना करे और ड्यू केयर और स्किल से ऑडिट करे, और जितना हो सके ऑडिट रिस्क को कम करे. ठीक है, टू अवॉइड सच सिचुएशन ऑडिटर क्या करता है, प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट
इन सच वे कि उसका ऑडिट रिस्क कम हो जाए। तो उसको ऐसे प्लान और परफॉर्म करना चाहिए ऑडिट कि उसका ऑडिट रिस्क ही कम हो जाए, कि मैं इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाऊँ या नहीं, मिस स्टेटमेंट को, वही रिस्क कम हो जाए, ऐसा उसने प्लान और परफॉर्म करना चाहिए ऑडिट। ऐसे 200 क्या बात करता है कि ऑडिटर को एविडेंस लेना होता है, करेक्ट, ताकि उसका जो ऑडिट रिस्क है वो कम हो जाए, है ना, और उसके बेसिस पे वो ओपिनियन दे। तो ये ऐसे 200 के बारे में सिर्फ उन्होंने इतना स्टेट किया कि एविडेंस लेके ओपिनियन देना होता है ऑडिटर को, ठीक है। अभी उन्होंने एग्जांपल भी दिया, सपोज ऐसा हो जाता है कि कंपनी ने क्या किया, कोई फेक रेवेन्यूज़ दिखा दिए, ठीक है, फेक रेवेन्यूज़ दिखा दिया। अभी फेक रेवेन्यू दिखा दी यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली मटेरियली मिसस्टेटेड है, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी क्या है कि द ऑडिटर क्या करेगा, एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन इज रेफर्ड टू एज ऑडिट रिस्क, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑडिटर एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देगा, तो उस प्रोबेबिलिटी को ऑडिट रिस्क बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इवन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो ऑडिट रिस्क को फिर से उन्होंने घुमा फिरा के यही बोला है कि ऑडिट रिस्क यानी प्रोबेबिलिटी कि ऑडिटर जो है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू है करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बताए, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटेड है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। आप बोलोगे मटेरियल यानी क्या, अभी मटेरियलिटी यानी जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका डिसीजन ही चेंज हो जाए उस मिस स्टेटमेंट से, तो उसको बोलेंगे मटेरियली मिसस्टेटेड। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे 200 के बारे में हमने बात किया था ऑलरेडी। ये पॉइंट है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर। तो कुछ नहीं है, वही है जो मैंने बोला कि मटेरियली मिसस्टेट होना यानी एरर और फ्रॉड का होना। एरर मतलब कोई भी मिस्टेक हो सकती है, हाँ कोई भी मिस्टेक हो सकती है, चाहे ट्रांजैक्शंस में हो, चाहे एंट्री करने में हो, चाहे गलत क्लासिफिकेशन हो, एनीथिंग। व्हाट इज़ मीन बाय मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट का इन्होंने अलग से दिया है कि क्या होता है। तो वो जैसे मैंने बोला कि एंट्री में कुछ एरर आ गया तो आप अमाउंट अलग लिख सकते हो। अगर कोई बिल 9,000 का था, सपोज आपने 900 ही लिखा, तो दैट इज़ ऑल्सो मिस स्टेटमेंट, दैट इज़ ऑल्सो एरर। ये फ्रॉड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फ्रॉड बट इट्स अ एरर, राइट, एंड इट्स अ मिस स्टेटमेंट। अगर आपने क्लासीफाई कुछ कर दिया, ठीक है, कैश को एक्सपेंस में डाल दिया, एक्सपेंस को पता नहीं एसेट में डाल दिया, कुछ ऐसे अजीब क्लासिफिकेशन कर दिए, फिर प्रेजेंटेशन हो गया, आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंटेशन करना था, आपने अलग ही प्रेजेंटेशन किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो मिस स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर नहीं दिया आपने प्रॉपरली जहाँ जहाँ पे ज़रूरी था, ठीक है। सपोज कोई लिटिगेशन चल रहा है कंपनी पे, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या जो भी डिस्क्लोज करना चाहिए था उसमें उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि लिटिगेशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं किया। एग्जाम्पल देखो, चार्जिंग ऑफ एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, कैपिटल नेचर का था, अपने रेवेन्यू के हिसाब से P&L प्रॉफिट या लॉस में डाल दिया, जबकि आपको फिक्स्ड एसेट में डालना था। एग्जाम्पल, डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स रिक्वायरमेंट एप्ली, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जिस हिसाब से उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको डिस्क्लोजर देना था, लेकिन आपने वो दिया ही नहीं, अपने अलग ही तरीके से डिस्क्लोजर दिया। फिर सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपने क्या किया, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थे वो आपने अलग ही सिलेक्ट किया और अलग ही अप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ऑफ अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं किया। अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है डिटेल में, प्लीज़ गो एंड रेफर दैट। ओके, इंटेंशनल बुकिंग ऑफ फेक एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट, अपने एक्सपेंसेस फेक डाल दिए P&L में, वो भी एक एग्जाम्पल है मिस स्टेटमेंट का, ठीक है। ओवर स्टेटिंग रिसीवेबल्स, ओवर स्टेटिंग और अंडर स्टेटिंग इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट एट 2 लेवल्स। तो लेवल दिया गया है, 2 लेवल है। एक है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पूरे एज अ होल बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो एक्सेट्रा, सबको लेके वो रिस्क है। दूसरा क्या है कि असर्शन लेवल पे है,
असर्शन लेवल यानी सपोज किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए ही है, सपोज सिर्फ एक फिक्स्ड असेट है, फिक्स्ड असेट का ब्लॉक है 15% का, सिर्फ उसमें ही मिस स्टेटमेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर किसी आइटम, ओनली फ्यू आइटम्स ऑफ, जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री इज़ वन ऑफ द आइटम ऑफ बैलेंस शीट, तो सिर्फ उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट, बाकी सब सही है, तो दैट इज़, तो दो तरह के, दो लेवल के रिस्क हो सकते हैं ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मैंने बता दिया है मटेरियल क्या होता है, मिस स्टेटमेंट क्या होता है, और रिस्क तो आपको यू नो ओनली। ऑडिट रिस्क भी मैंने बता दिया है, ठीक है, कि जब ऑडिटर इज़ नॉट एबल टू मेक और एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यानी क्या, दैट रिलेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मैंने बता दिया। फिर दूसरा क्या था कि असर्शन लेवल पे, यानी क्या कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन दिस एविडेंस इनेबल्स ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है, आर एड्रेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द nature, timing, extent of further audit procedure necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence. This evidence enables the auditor to express an opinion. ठीक है, यानी क्या कि आप क्या कर रहे हो, आप जब assertion level, जैसे मैंने बताया कि जो इंडिविजुअल आइटम्स है बैलेंस शीट के, ठीक है, या फिर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन टोटल बैलेंस है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप असेस करते हो, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करते हो एविडेंस लेने के लिए, तो उसमें भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असर्शन लेवल पे हो सकता है। तो ये वही बोल रहे हैं। अभी कंपोनेंट्स क्या है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के, हमने देख लिया रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, दो लेवल्स देख लिए, अभी हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। अभी देखो क्या बताया कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, ये दो टाइप के रिस्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कंपोनेंट्स में आते हैं, किसके, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स में आते हैं। इनहेरेंट यानी कंट्रोल रिस्क, बोथ दीज रिस्क्स क्या है, एंटिटी के रिस्क है, यानी एंटिटी के एंड से आते हैं, ऑडिटर के एंड से नहीं आते, यानी एंटिटी ही ये रिस्क, एंटिटी की तरफ से ये रिस्क आएगा, है ना। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइंट, दीज आर एंटिटीज रिस्क एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑडिटर। मैंने वही कहा कि ये ऑडिटर का नहीं है, ये टोटली एंटिटी से आता है। अभी डिटेल में देखते हैं। इनहेरेंट रिस्क अगर मैं आपको बहुत आसान वर्ड्स में बताऊँ तो इट इज़ नथिंग बट रिस्क जो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने शायद पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, डेफिनेटली किया, शायद नहीं, कि इनहेरेंट यानी क्या होता है। स्टिल अभी क्योंकि हम लोग इस पॉइंटर में जा रहे हैं डिटेल में, तो मैं बता दूं कि इनहेरेंट यानी जो रिस्क हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, जो हर एक एंटिटी में होता है, और जिस वजह से हम जो एज एन ऑडिटर ओपिनियन देते हैं वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज रीजनेबल, ओके, एंड इट इज़ ऑलवेज हाई लेवल रिस्क, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट, I mean it's always a high level assurance, it's never a complete assurance, just because every entity has a inherent risk, okay, has their inherent risks, okay। तो देखो इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ वर्ड्स में बोला है कि inherent risk is the susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance, disclosure either individually or when aggregated, ये as described in essay 200। अभी इसका मतलब मैं बता देती हूँ। inherent risk यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी कि जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है या किसी अकाउंट का बैलेंस है या डिस्क्लोजर है, ओके, जो मटेरियल है, एक तो इंडिविजुअली मटेरियल है या तो बाकी मिस स्टेटमेंट के साथ में मिलाए जाए तो मटेरियल है, तो उस रिस्क को हम लोग इनहेरेंट रिस्क बोलेंगे, ठीक है। ये आपको समझे ना समझे, बट दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क विच यू मस्ट लर्न, ऑलराइट। देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क दैट, ये हमेशा रिस्क होता है, ठीक है, कि सपोज इंटरनल कंट्रोल है तो उसमें एक हमेशा कुछ रिस्क रहेगा, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क बिफोर कंसिडरिंग एनी इंटरनल कंट्रोल in an entity, a particular transaction, balance, disclosure, financial statement of an entity have a chance of being misstated and such misstatement can be material। तो इन्होंने भी बोला कि एक अनअवॉइडेबल रिस्क होता है हमेशा, ट्रांजैक्शन में बोल दो, डिस्क्लोजर करते टाइम बोल दो, या फिर वॉट एवर इट इज़, तो उसको हम लोग इनहेरेंट रिस्क बोलेंगे। इनहेरेंट रिस्क क्या है, इज़ हायर फॉर सम असर्शंस,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट में बी हायर फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, यानी क्या कि अभी कैलकुलेशन भी करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। अगर किसी असर्शन में सपोज कुछ डेटर्स का कैलकुलेशन है फॉर एग्जांपल, तो उस डेटर्स का कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें क्या होगा, इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होगा। गॉट इट, दैट्स इट। इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। अभी कब कंसिडर किए जाते हैं, कौन, इनहेरेंट रिस्क, जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यानी जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं एंटिटी ने, ठीक है, तो जब आप उस कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए जब कुछ प्रोसीजर्स डिज़ाइन करते हो, ठीक है, तब ये इनहेरेंट रिस्क का फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो जब आप प्रोसीजर्स लगाते हो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, तभी भी आपको इनहेरेंट रिस्क को कंसिडर करना चाहिए एज एन ऑडिटर। ठीक है, कैटेगरी ऑफ ऑडिटर्स असेसमेंट, लोअर और हायर, ईच कैटेगरी कवर्स अ रेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ इनहेरेंट रिस्क। यानी क्या, ये टोटली ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन से कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से इनहेरेंट रिस्क का डिग्री डिसाइड होता है। ऑडिटर में असेस द इनहेरेंट रिस्क ऑफ टू डिफरेंट असर्शन एज लोअर वाइल दैट वन हैज़ हायर, यानी कुछ असर्शन का ज़्यादा इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, किसका कम हो सकता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द रीज़न फॉर ईच आइडेंटिफाइड इनहेरेंट रिस्क। तो आपको रीज़न देखना चाहिए उस चीज़ का। सॉरी, इफ़ द रिस्क इज़ लोअर व्हेन ऑडिटर डिज़ाइंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो जब रिस्क कम होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द रीज़न फॉर ईच आइडेंटिफाइड इनहेरेंट रिस्क। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू बिजनेस रिस्क मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस इनहेरेंट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, AI आ गया, ठीक है, तो उस केस में इनहेरेंट रिस्क भी चेंज होगा। ठीक है, फैक्टर्स इन द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो एंटिटी है उसमें और उसके जो एनवायरनमेंट है, मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस इनहेरेंट रिस्क रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक असर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इन्होंने क्या बोला है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो एंटिटी के हाथ में नहीं है, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, जैसे कि एंटिटी का एनवायरनमेंट है, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इनहेरेंट रिस्क को, है ना। उस वजह से इनहेरेंट रिस्क हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया, एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन कॉम्प्लेक्स इशू, करेक्ट है, विच माइट नॉट बी अंडरस्टूड बाय मैनेजमेंट, देयरफॉर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इशू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैरी सी इनहेरेंट रिस्क। अभी देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है दिए गए हैं, राइट, प्रोनाउंसमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसमें हो सकता है कि किसी कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस दिया है, लेकिन वो अपने मैनेजमेंट को समझता ही नहीं है। वो एंटिटी के मैनेजमेंट को अगर समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोनाउंसमेंट में क्या दिया गया है, तो डेफिनेटली जब रिकॉर्ड किए जाएंगे वो ट्रांजैक्शंस उनके सिस्टम में, तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द आउटकम, राइट, ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे डेफिनेटली वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं रहेंगे। तो ये एक इनहेरेंट रिस्क हो गया। हम जाके अकाउंटिंग नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर, हम सिर्फ बोल सकते कि अरे ये तो मैनेजमेंट को नहीं समझ रहा है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको इनहेरेंट रिस्क ही बोल सकते हैं। करेक्ट है। So there are large number of business failures in an industry. Therefore, assertions and financial statement of an entity operating in such an industry carry an inherent risk. अगर कोई बिजनेस है उसमें बहुत सारे फेल्यूर्स है, बिजनेस फेल्यूर्स इन एन इंडस्ट्री, तो वो भी एक इनहेरेंट रिस्क है। आगे अभी कंट्रोल रिस्क देखेंगे। ये जो कंट्रोल रिस्क है ना, ये जो कंट्रोल रिस्क है, यू नो व्हाट इज दिस, ये इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि दो हमने इंटरनल कंट्रोल तो लगाया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने फॉर एग्जांपल जिस पर्सन को अथॉरिटी दी थी वही क्या कर ले, एम्प्लॉय के साथ मिलके कोल्यूजन कर ले, एम्प्लॉय के साथ मिलके मैनेजमेंट के साथ मिलके फ्रॉड कर दे कंपनी के अगेंस्ट, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ SA 200, कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर इन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह इंडिविजुअली विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड और करेक्टेड। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ऑन अ टाइमली बेसिस बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। तो कंट्रोल रिस्क यानी क्या, हमने किसी चीज़ को इंटरनल कंट्रोल, हमने किसी चीज़ का कंट्रोल लगाया है, लेकिन हो सकता है कि वो कंट्रोल जो लगाया है इट इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट द एरर और फ्रॉड, it is not able to prevent that error or fraud, it is not able to correct that error or fraud.
इसी को कंट्रोल रिस्क बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल रिस्क इज़ अ रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल जो एग्जिस्ट हो रहा है, जो ऑपरेट हो रहा है एंटिटी में, वो सफिशिएंट है ही नहीं कि जो हो रहा है फ्रॉड उसको प्रिवेंट कर ले, उसको डिटेक्ट कर ले या उसको करेक्ट कर ले, ठीक है। देयरफॉर in a way it can be said that there exists an inverse relationship between control risk and efficiency of internal control। यानी आपका जितना इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा उतना आपका कंट्रोल रिस्क कम होगा, जितना आपका कंट्रोल रिस्क ज़्यादा होगा उतना डेफिनेटली आपका इंटरनल कंट्रोल वीक होगा एंटिटी का, राइट। तो ये इन्वर्स यानी एक ज़्यादा तो एक कम, ऐसा उल्टा इन्वर्स रिलेशनशिप है दोनों में, ठीक है। व्हेन इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ एंटिटी इज़ हाई, ठीक है, मैंने यही बोला जो यहाँ पे लिखा हुआ था। एग्जाम्पल दिया है कंट्रोल रिस्क का। A company has devised control that cash and checkbooks should be kept in a locked safe and access is granted to the authorized person. There is a risk that control is not being followed। अभी क्या है कि कैश और चेकबुक्स जो है वो पर्टिकुलर अथॉरिटेटिव मतलब एक दो पर्सन को ही अथॉरिटी दी है, लेकिन वो फॉलो ही नहीं किया जाता, सब लोग आके कैश बुक और वो देख रहे हैं, ठीक है। ये एक हो गया कंट्रोल रिस्क का एग्जाम्पल। सेकेंड, एंटिटी हैज़ डिवाइस्ड कंट्रोल दैट फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक डिटेक्टर्स है जगह पे, लेकिन एक्चुअल में वो काम ही नहीं कर रहे, है ना, रिफिल ही नहीं किया उसको, सिर्फ लगा के रखा है अपने फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी एक कंट्रोल रिस्क है, ठीक है। तो आप जब जाओगे एज एन ऑडिटर, डोंट जस्ट सी कि वेदर सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, नहीं, आप देखो कि क्या वो सच में चल रहा है। ये इंक्वायरी करो आप मैनेजमेंट से, इज़ इट रियली वर्किंग, कितने साल से है, ठीक है। हमें ये दिखाओ, वाउचर्स दिखाओ, हमें बिल्स दिखाओ, आपने कब खरीदा था, क्या ये रिफिल किया है आपने, ठीक है। अ कंपनी हैज़ डिवाइस्ड अ कंट्रोल रिलेटिंग टू पेटी कैश दैट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली लेस देन 10,000 शुड बी रूटेड थ्रू इम्प्रेस सिस्टम। देयर इज़ अ रिस्क दैट कंट्रोल इज़ नॉट फॉलोड। तो अगेन ये कैश का ही है जो यहाँ पे कंट्रोल फॉलो नहीं किया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अभी डिटेक्शन रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? Why is this important? This is important because डिटेक्शन रिस्क जो होता है ना, वो एंटिटी के एंड से नहीं होता है, वो ऑडिटर के एंड से होता है कि ऑडिटर इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट द रिस्क, ऑडिटर रिस्क को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो आप बोलोगे मैम क्या ये सिमिलर है ऑडिट रिस्क से? येस, डेफिनेटली ऑडिट रिस्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज रिस्क। तो डेफिनेटली डिटेक्शन रिस्क इज़ अ ऑडिट रिस्क, ठीक है। अगेन ऐसे आप देखोगे, ऐसे 200 बहुत बार आ रहा है, ठीक है। डिफाइंस डिटेक्शन रिस्क दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट। ये पूरे डेफिनेशन का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। डिटेक्शन रिस्क यानी क्या? ऑडिटर ने प्लान बनाया, सब कुछ किया, स्ट्रैटेजी बनाई, ऑब्जर्व किया, सब किया, प्रोसीजर्स लगाए एविडेंस लेने के लिए, ठीक है। लेकिन इवन दो ऑडिटर ने सारे प्रोसीजर्स लगाए जो उसको लग रहे थे इम्पॉर्टेंट, सब प्रोसीजर्स लगाए, एविडेंस लिए, फिर भी ही इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट एरर और फ्रॉड, फिर भी ही इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट एनी मिसस्टेटमेंट। दो मिसस्टेटमेंट था but he is not able to detect even though he put all the procedures required. So that is detection risk. That's it. Okay. For example, auditor of a company uses certain audit procedures evidence लेने के लिए, but still remain a risk that audit procedures used by the auditor may not detect a material. मैंने जो बोला वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। डिटेक्शन रिस्क कंप्राइजेस सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अभी जो डिटेक्शन रिस्क है उसमें सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क ये दोनों आते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसमें लिखा क्या है। सैम्पलिंग रिस्क मीन्स व्हाट? अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है और ऑडिटर ने डिसाइड किया कि हम लोग सैम्पल बेसिस पे चेक करेंगे ट्रांजैक्शंस। उसने सैम्पल निकाला, लेकिन अभी जो सैम्पल निकाला है वो सारा एग्जामिन किए सैम्पल, लेकिन दैट सैम्पल इज़ नॉट डिपिक्टिंग द एंटायर ट्रांजैक्शंस अप्रोप्रिएटली, ठीक है। यानी क्या कि मैं अगर सैम्पलिंग नहीं करती और मैं सारे ट्रांजैक्शन चेक करती तो टोटली डिसीजन अलग होता, ओपिनियन अलग होता मेरा, और मैं सिर्फ सैम्पल को एग्जामिन करूँ तो मेरा ओपिनियन अलग आ रहा है। तो सैम्पल इज़ नॉट मैचिंग विद द एंटायर ट्रांजैक्शंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेस एन एररनेस कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है, फेयर इनफ। नॉन सैम्पलिंग रिस्क यानी क्या कि सैम्पल को साइड में रखो, हमने कुछ और चीज़ है जिस वजह से उसका जो कंक्लूजन है ऑडिटर का वो गलत आ रहा है। ऑल राइट।
डाउन सैम्पलिंग का और एक है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे उसने कोई इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर कर लिया, यानी उसको जहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना था उसने सिर्फ इंक्वायरी करके छोड़ दिया, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क कुड इंक्लूड, अभी डिटेक्शन रिस्क के एग्जांपल देखो, साइजेबल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज are expected in financial statement. However, auditor of the company does not devote time to attending inventory counting. Instead, he chooses to rely upon alternative audit procedure. अभी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री काउंटिंग को हमेशा ना आप सिर्फ कोई और जैसे ऑब्जर्व कोई और ऑडिट प्रोसीजर पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, यानी आप सिर्फ इंक्वायरी ऑब्जर्व ये सब नहीं सिर्फ नहीं कर सकते, आपको जाके फिजिकली अटेंड करना चाहिए इन्वेंट्री काउंटिंग को, ठीक है। तो ये एक डिटेक्शन रिस्क है कि कंपनी ने ऑडिटर ने अटेंड नहीं किया उस इन्वेंट्री काउंट को, ठीक है, उसने कोई और ऑडिट प्रोसीजर पे रिलाई किया, तो ये एक डिटेक्शन रिस्क हो सकता है कि ऑडिटर की गलती है कि उसने जाके फिजिकली अटेंड नहीं किया इन्वेंट्री काउंटिंग, उसके टीम मेंबर को भेज दिया फॉर एग्जांपल। तो ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज़ ऑडिटेड रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी बाय टेकिंग अ सैम्पल, देयर इज अ रिस्क दैट सैम्पल ऑफ रेवेन्यू इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ये सैम्पलिंग रिस्क जैसा हो गया, ठीक है। द ऑडिटर कैन ओनली इन्फ्लुएंस डिटेक्शन रिस्क, जैसे मैंने बोला इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क के मैनेजमेंट या एंटिटी का क्वेश्चन है, डिटेक्शन रिस्क के ऑडिटर का क्वेश्चन है, ओके। डिटेक्शन रिस्क कैसे कम हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कम बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ चेकिंग, आप सैम्पल साइज बढ़ा दो फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग लार्जर सैम्पल्स एंड बाय इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स इन द एंगेजमेंट टीम, यानी अगर इन्वेंट्री काउंटिंग पे अगर आप एक्सपीरियंस्ड कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स भेजते तो शायद इन्वेंट्री काउंटिंग का जो रिस्क है वो कम होता, राइट, गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको, यस। नेक्स्ट, ऑडिट रिस्क व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, ऑडिट रिस्क क्या है हमने देखा, उसमें क्या नहीं आता है, ठीक है। इट डज नॉट रेफर टू ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क सच एज लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, कोर्ट में कोई केस चल रहा था उसमें लॉस हो गया, तो ये नहीं होता है ऑडिट, दिस इज नॉट ऑडिट रिस्क, दिस इज द आउटकम ऑफ समथिंग, राइट। एडवर्स पब्लिसिटी, ये ऑडिट का कुछ लेन देन नहीं, और अदर इवेंट्स अराइजिंग फॉर द पर्पज ऑफ एसेस, ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड द रिस्क दैट द ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट, दिस रिस्क इज ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट, यानी क्या कि द audit risk does not include the risk that the auditor might express an opinion that the financial statement are materially misstated when they are not, ये ऑडिट रिस्क में नहीं आएगा कि अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है लेकिन ऑडिटर ने बोल दिया कि ये मिसस्टेटेड है, तो ये ऑडिट रिस्क नहीं होता है। ऑडिट रिस्क कब होगा कि जब मिसस्टेटमेंट था और हमने बोला कि मिसस्टेटमेंट नहीं है, समझ में आया, यस, समझ में आया, आई होप आपको समझा है, ओके। असेसमेंट ऑफ रिस्क अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ऑब्वियसली अभी रिस्क हाई है, लो है, क्या है, कितना है, कैसा है, ये सब ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करेगा, करेक्ट, ऑडिटर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, राइट, एग्रीड। लेट अस रीड दिस आउट। एज डिस्कस्ड एट द आउटसेट, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो जैसे कि पहले डिस्कस किया था कि ऑडिट रिस्क जो है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है और डिटेक्शन रिस्क भी है, ओके। तो मतलब आप देख सकते हो कि एंटिटी की तरफ से भी रिस्क है और ऑडिटर की तरफ से भी रिस्क है, राइट। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन नेसेसरी, द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, अभी यही है मेन टॉपिक की जो रिस्क को असेस करना कि कितना लेवल तक का रिस्क है, इसको क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगेगी, क्या टाइप ऑफ एविडेंस लगेगा, दिस इज एंटायरली द जजमेंट ऑफ ऑडिटर, राइट। द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट एक्सपेक्टेड ऑफ द ऑडिटर इज दैट इट इज एक्सरसाइज बाय एन ऑडिटर हुज ट्रेनिंग नॉलेज एक्सपीरियंस हैज असिस्टेड, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ये कि जो ऑडिटर का जजमेंट है ना वो किसके ऊपर बेस करता है, ऑडिटर के एक्सपीरियंस से, ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी से, उसने क्या ट्रेनिंग ली है, उसका क्या नॉलेज है, इसके ऊपर बेस्ड रहेगा ऑडिटर का जजमेंट, दैट्स इट। ये पैराग्राफ में वही बोला है, बाकी चीज़ें आप रीड भी करोगे तो आपको समझेगा कि घुमा फिरा के वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग रिपीटेटिवली समझ रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है ऑडिट रिस्क का, आई विल रिकमेंड आप एक बार ये रीड करो,
ठीक है, इट्स नथिंग जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है, सिर्फ आपको आपका नॉलेज चेक करने के लिए है ये। ओके, ऑडिट रिस्क जो हमने पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। किसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू सी द कॉम्बिनेशन असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। अभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग डू नॉट ऑर्डिनरीली रेफर टू इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क अलग से, राइट? तो ये इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को अलग से नहीं बताता है कौन? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंडर ही ये सारी चीज़ें आएगी। क्या? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। ठीक है, However, the auditor may make separate और combined assessment। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर अलग से रिस्क को असेस करे कि इनहेरेंट रिस्क अलग है, अलग से एग्जामिन करना, कंट्रोल रिस्क अलग से देखना, ये अलग अलग वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द जो भी उसको ऑडिटिंग टेक्निक्स लगा रहे, मेथड्स लगा रहे, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कर सकते हैं। दो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ये कंबाइंड बताया है। द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट may expressed in quantitative terms such as in percentages। तो जो रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, अभी आपको पता चल गया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी क्या। सो इट इज़ नथिंग बट इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, राइट? मोस्ट प्रोबेबली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क आता है। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क नहीं आता है। डिटेक्शन रिस्क ऑडिट रिस्क में आएगा। तो डिटेक्शन रिस्क ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है। तो इसको ऑडिटर जो है परसेंटेज में भी एग्जामिन कर सकता है कि इतना परसेंटेज रिस्क है, इतना नहीं है। और ठीक है, नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी वो कर सकता है। ठीक है, in any case the need for the auditor to make appropriate risk assessment ये ज़रूरी है। कोई भी केस ले लो आप, चाहे क्वांटिटी वाइज परसेंटेज निकाल के रिस्क को देखो या नॉन क्वांटिटी वाइज निकाल के देखो, ये ज़रूरी है कि आपको सही तरीके से रिस्क को असेस करना है ताकि आप सही ओपिनियन दे सको, ताकि यूज़र्स का जो डिसीजन है वो करेक्ट हो। गॉट इट? समझ में आया? आई होप समझा है। इट कैन बी कंक्लूडेड। अभी कंक्लूजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू, ऑडिट रिस्क यानी क्या? तो ऑडिट रिस्क इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क नहीं, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क इज द ऑडिट रिस्क। ऑल राइट, ये फॉर्मूला लर्न कर लो। नेक्स्ट, ये सारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है 315, उसमें दिया गया है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है एज एन ऑडिटर और आपको कैसे असेस करना है। तो ये देखते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे? एंटिटी को समझ के, एंटिटी का बैकग्राउंड एनवायरनमेंट को समझ से। ठीक है, ऑडिटर का इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क को असेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्या ये जो मिसस्टेटमेंट है क्या ये फ्रॉड या एरर से हुआ है ना, at the financial statement and assertion level through understanding the entity environment including internal control। ठीक है, thereby providing a basis for designing responses। In short, SA Standards on Auditing 315 talks about कि आप रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे असेस करोगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को, एंटिटी को समझ के, उसके एनवायरनमेंट को समझ के, ताकि आप एविडेंस दे सको, ताकि आप एविडेंस ले सको और ताकि आप कम्युनिकेशन यानी रिपोर्ट बना सको। दैट्स इट। ऑलराइट, द ऑब्जेक्टिव क्या है? 315 का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है ऐसे 315 में? तो ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क, ये तो हमको पता है, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल यानी पूरे एज अ होल, एंड असर्शन लेवल पे। असर्शन लेवल मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई अकाउंट बैलेंस है ना, किसी एक्सटर्नल पार्टी है, उसकी बैलेंस है अकाउंट की, मतलब वॉट एवर इट इज, एसोसिएशन लेवल फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। क्यों? ताकि आपको ऑडिट प्रोसीजर आप बना सको और परफॉर्म कर सको। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग, द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस। जब ऑडिटर
एंटिटी को समझता है, एनवायरनमेंट को समझता है, तो क्या रिस्क है वो पूरे जब ऑडिटर समझेगा उस एंटिटी को तब उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है। जब वो फायर एक्सटिंग्विशर देख रहा है तो उसको समझना चाहिए कि इसमें कोई रिस्क हो सकता है क्या। हाँ, हो सकता है कि ये सिर्फ लगाए हो सकते हैं, ये चालू नहीं हो सकते, इसमें ये रिफ़िल किया है या नहीं किया है, ये एक रिस्क हो सकता है पोटेंशियल। अभी कैश के लिए आपने कोई पर्सन को ऑथराइज़ किया है कंपनी ने, तो ये हो सकता है कि वो अथॉरिटी जो दी है वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, हो सकता है। तो ये रिस्क देखना चाहिए ऑडिटर ने, राइट। एसेस द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवेलुएट वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सिर्फ उस पर्टिकुलर आइटम। यानी क्या कि जब आप रिस्क देख रहे हो तो क्या ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है या सिर्फ इन्वेंट्री, सिर्फ डेटर, सिर्फ किसी पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वही कहा गया है। रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल टेकिंग अकाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो ऑडिटर को, जैसे मैंने कहा, उसको सोचना चाहिए कि कहाँ गलत जा सकता है असर्शन लेवल पे। ठीक है, जो भी कंट्रोल्स लगाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को देखना चाहिए। कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट एंड वेदर पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड। यानी क्या, अगर ऑडिटर देखता है कि चलो इसमें एरर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एरर की संभावना है, तो क्या ये एरर यूज़र के डिसीजन को चेंज कर पाएगा, कर सकता है? हाँ, कर सकता है, तो ये मटेरियल है। नहीं कर सकता, ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है, तो ये मटेरियल नहीं है। ठीक है, मतलब पहले उसने देखा कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं। हाँ, मिस स्टेटमेंट अगर है तो क्या ये मटेरियल है या नहीं, वो देखना है। गॉट इट? समझ में आया? इफ नॉट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई इन माई नेक्स्ट लेक्चर अगर है तो। लेकिन आई थिंक वैसे तो कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आया है। स्टिल हो सकता है ऐसा कि नहीं समझा है, तो यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, अभी नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्या है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स? तो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में ऑलरेडी चैप्टर 2 में सीखा है। ठीक है, ये वो बता रहे हैं। तो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट, उसके कंट्रोल के बारे में, आइडेंटिफाइड एसेस द रिस्क वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर आर डिफाइंड एज रिस्क असेसमेंट। तो हमने पहले ही देखा है कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर रहे हैं ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बोलते हैं। मतलब एंटिटी में जो रिस्क हो सकता है उसको जब हम लोग असेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सिंपल है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर द बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन लेवल। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बाय देमसेल्फ हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। यानी आप बोलोगे कि सिर्फ मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा दिया, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी रिस्क देख लिए, तो क्या ये सिर्फ उतना ही सफिशिएंट है एविडेंस लेने के लिए? नहीं, आपको दूसरे प्रोसीजर्स भी यूज़ करने हैं। आप सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स नहीं यूज़ कर सकते, आप मतलब उसके अलॉन्ग आपको दूसरे भी जो रेलिवेंट प्रोसीजर्स है वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, यही बोला है। द रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ दोज ड्यू टू एरर एंड दोज ड्यू टू फ्रॉड। तो रिस्क दोनों हो सकते हैं, एरर भी और फ्रॉड भी। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स? ये हमने पहले भी देखा था, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या सारी चीज़ें आती हैं। तो इसे इंक्वायरी कर ली मैनेजमेंट को, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया किसी चीज़ का। ये तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। तो देखो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 प्रोसीजर्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि मॉड्यूल में वैसा दिया है। पहला तो है इंक्वायरी करना, किसी चीज़ के लिए मैनेजमेंट के साथ में इंक्वायरी करना, या फिर जो विद इन द एंटिटी यानी एम्प्लॉयज़ हो गए, जो भी ऑफिसर्स हो गए, जो भी काम कर रहे हैं, उनसे इंक्वायरी करना। लेकिन हमेशा याद रखना, सिर्फ इंक्वायरी करके यू कैन नॉट गेट द एविडेंस, आपको उसके साथ में कोई और ऑडिट प्रोसीजर को ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इंक्वायरी से, है ना, बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्वायरी से मिल जाता है ऑडिटर को। हाउएवर ऑडिटर may not obtain information or a different perspective in identifying through inquiries of others within the entity and other employees with different levels of authority. Inquiries directed toward internal audit personnel may provide information about internal audit procedures. करेक्ट है? यानी वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं किसी इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करती हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में पता चलेगा। करेक्ट है? इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलेगा। ऑल राइट,
Inquiries of employees involved in initiating, processing, recording may help the auditor to evaluate the appropriateness. अभी अगर आप एम्प्लॉय से इंक्वायरी कर रहे हो जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, उससे डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या लगाया है एंटिटी ने. इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन हाउस लीगल काउंसिल यानी एडवोकेट वगैरह, उससे आपको क्या पता चलेगा कि क्या लिटिगेशन के बारे में, कंपनी के लॉ के बारे में पता चलेगा. ठीक है, वारंटीज वगैरह एक्सेट्रा. इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मार्केटिंग, अगर आप किसी मार्केटिंग पर्सनल यानी क्या एम्प्लॉय, अगर आप किसी मार्केटिंग या सेल्स एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को इंक्वायरी करते हो तो आपको एंटिटी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में पता चलेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स के बारे में पता चलेगा, सेल्स का क्या ट्रेंड है उसके बारे में पता चलेगा. अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन और दोज परफॉर्मिंग सच रोल्स उनसे इंक्वायरी करते हो तो मे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशनल यानी कि डे टू डे एक्टिविटी क्या है एंटिटी का, रेगुलेटरी रिस्क क्या है ना. इंक्वायरीज डायरेक्टेड टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स यानी आईटी का कोई एम्प्लॉय है तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि सिस्टम के बारे में पता चलेगा, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड है ना, उससे रिलेटेड रिस्क के बारे में आपको पता चलेगा. तो दिस इज इंक्वायरी. एनालिटिकल प्रोसीजर यानी क्या, आपने क्या किया, आप फास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो एंटिटी के, तो आप क्या कर रहे हो, एक ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हो कि सेल था फिगर, सपोज सेल्स का फिगर है, अब पिछले 10 साल के सेल्स फिगर देख रहे हो, 10 साल के सेल्स के और परचेसेस के फिगर देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो. तो दिस इज नथिंग बट अ एनालिटिकल प्रोसीजर. तो जब आप फाइनेंशियल या फिर कोई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को है ना, दोनों को लेके, यहाँ से देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो एनालिटिकल प्रोसीजर में दोनों फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स का ही डेटा ले लो तो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स का जो फिगर है एंड द स्क्वायर फुटेज ऑफ सेलिंग स्पेस और वॉल्यूम ऑफ गुड्स. अभी वॉल्यूम ऑफ गुड्स तो फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल हो गया, और अब सेल्स कितना हुआ है दैट इज फाइनेंशियल. तो आप दोनों को लेके कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो तो दैट इज नथिंग बट एनालिटिकल प्रोसीजर. ये क्यों किया जाता है, ताकि हमें कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिखाई दे कि क्या कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल 2 साल पहले सेल्स का जो फिगर था, या फिर चलो ले लो 1 साल पहले सेल्स का फिगर कुछ था, सपोज कुछ 2-4 करोड़ था, और इस साल जो है सेल्स का यानी जो हम ऑडिट कर रहे हैं जिस पीरियड का, उसमें जो सेल्स फिगर वो 40-50 करोड़ है. तो आप सीधा 2 करोड़ से 40-50 करोड़ जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते, एकदम से नहीं जा सकते, और जा रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि क्यों जा रहे हो, राइट. तो ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को हमें देखने के लिए मदद करता है. ऐसा नहीं कि वो मिस स्टेटमेंट ही होगा, हो सकता है 2 करोड़ से 40 करोड़ भी, लेकिन क्यों कैसे हुआ है वो हमको क्लिक होता है ना. फ्रॉड भी इन्वॉल्व हो सकता है ऐसे केसेस में, इसलिए हमें रेशियोज पता चलते हैं, है ना. करंट रेशियो हो गया, दूसरे इन्वेस्टमेंट वाले रेशियोज हो गए, अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड कोई रिलेशन है वो दिखता है हमें जब हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं, तो वो फ्रॉड या एरर की वजह से, ठीक है. हाउएवर व्हेन सच एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज डेटा एग्रीगेट एट अ हाई लेवल, द रिजल्ट्स ऑफ दोज एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो प्रोवाइड अ ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन. तो जब यानी अगर हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस नहीं करते और हम लोग हाई लेवल ऊपर से एनालिसिस करते तो भी हमें पता चलता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है. अकॉर्डिंगली इन सच केसेस कंसिडरेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गैदर्ड व्हेन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टुगेदर विद द रिजल्ट्स मे असिस्ट द ऑडिटर. तो आपने जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि ऑडिट स्टार्ट करने के पहले आपने जो आइडेंटिफाई किया रिस्क प्लस एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इन दोनों के एविडेंसेस या रिजल्ट्स मिला के आप ये दोनों को मिला के आप एक ओपिनियन पे आ सकते हो. ये असिस्ट कर सकता है ऑडिटर को. ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ये इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो एक ही है ना. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, द एंटिटीज ऑपरेशंस की एंटिटी कैसी चल रही है और हमें मैनेजमेंट ने क्या बताया था और क्या सही में एंटिटी उस हिसाब से ऑपरेट कर रही है. डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स देख सकते हो, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स देख सकते हो आप, रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस. तो आप मिनट्स चेक कर सकते हो, किसी मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो चेक कर सकते हो, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स
चेक कर सकते हो. एंटिटीज, प्रेमाइसेस एंड प्लांट फैसिलिटीज़, ये आप चेक कर सकते. दीज आर नथिंग बट क्या है ये, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स है. नेक्स्ट इज information obtained by performing risk assessment procedures used as audit evidence. अभी जो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो हम लोग एज ए ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हैं. तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मे बी यूज बाय ऑडिटर एज ए एविडेंस. ठीक है. इन एडिशन द ऑडिटर में ऑब्टेन audit evidence about class of transaction, account balances or disclosures. About operating effectiveness, even though such procedures were not specifically planned as substantive, the auditor may also choose to perform substantive procedures or test of controls concurrently with the risk assessment procedure because it is effective to do so. Alright, so here we finish our lecture. I will meet you in the next lecture.